नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। सबसे पहले विकास जी, हम बात करेंगे कोरोना मुद्दे को लेकर। जी, पिछले हफ्ते कोरोना का जो टीकाकरण है 100 करोड़ के पार हुआ है, जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो भी सभी ने इस बात की हमें शुभकामनाएं भी दी हैं। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर भारत ने 277 दिनों में कहा जा रहा है कि 277 दिनों में इतिहास रच दिया जी है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से भारत की आबादी है, उस तरीके से जब वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ था, टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त ये लगता था कि बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही मुश्किल काम है ये, इसको हम पूरा करने में कई साल लगा देंगे। बिल्कुल। लेकिन टीकाकरण का जो एक योजनाबंदी की गई, योजना बनाई गई, या जिस तरीके से हर लेवल पर, ब्लॉक स्तर पे, गांवों के स्तर पे, शहरों के स्तर पे, राज्यों के स्तर पे, हर स्तर पे जिस तरीके से टीकाकरण किया गया या उसका एक प्लानिंग की गई, वो एक बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही सराहनीय कह सकते हैं इसको। और जिस तरीके से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जिस तरीके से लोगों को बताया गया कि टीकाकरण करवाने से आप इस बीमारी से, कोरोना से मुक्त हो सकते हैं या बच सकते हैं, बचाव हो सकता है। अब देखिए कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई। हेल्थ मिशन में एक वॉलंटियर हैं, अपना जो राज्य में भूल रहा हूं, उस राज्य में उन्होंने, शायद गुजरात से हैं, वो बहुत ही छोटी उम्र में हैं। उन्होंने क्या किया कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ अपने गांव में, एक गांव में ही अपने गांव के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस टीकाकरण का क्या महत्व है। उन्होंने सब लोगों के, सब घरों के दरवाजों पर पीले चावल रखे। ओके। पीले चावल रखने से लोगों को थोड़ी सी जागरूकता मिली। ये एक रंग अच्छा माना जाता है वहां पर गुजरात में। इसी तरह से लोग उत्साहित हुए और वो पहुंचे टीकाकरण केंद्र में, और वो जो गांव है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से चेन्नई में एक महाशय हैं, एक समाज सेवी हैं, उन्होंने देखा कि मछली बाजार, वहां पे मछली बहुत बिकती है, मछली बाजार वहां पे बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मछली बाजार में उन्होंने देखा कि लोग हर किसी को छू भी रहे हैं। जो एक मछली उठा के देख रहा है, दूसरा आ रहा है, वो भी उसी मछली को उठा के देख रहा है। बिल्कुल, मतलब टच हो रहा है बार बार। फिर उसी हाथ को कहीं और भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। जो लोग मछली खरीद रहे हैं उन्होंने भी, और जो बेच रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना। तो इसके लिए उन्होंने जागरूकता लाने के लिए एक लाउडस्पीकर खुद खरीदा अपने पैसों से। ओके। वहां पर मछली बाजार में उन्होंने जाकर अनाउंसमेंट करनी शुरू की, लोगों को प्रोत्साहित किया। जो मछली बेच रहे हैं उनको बताया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो इसका क्या नुकसान है, मास्क लगाने का क्या फायदा है। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो बताती हैं कि लोगों में इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, बहुत प्रोत्साहन था। हमने 100 करोड़ अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए बहुत बल था उनमें, बहुत दम था। तो उस चीज को अगर हम देखें तो 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए हमारे जो इस तरह के वॉलंटियर्स हैं, जो इस तरह के समाज सेवी हैं, वो जब सामने आए तो उन्होंने ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में हमारी जो मदद की है, उन लोगों को मैं सलाम कहना चाहूंगा। इसके लिए बिल्कुल हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे। तो विकास जी, इसी के साथ हम मुद्दा अपना दूसरा उठाते हैं। सीबीएसई को लेकर एक घमासान जो है वह काफी छिड़ा हुआ है। पंजाबी विषय को लेकर काफी घमासान जो है छिड़ा हुआ है। कह रहे हैं सीबीएसई वाले कि जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं
उनमें से पंजाबी जो अनिवार्य होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसको हटा दिया गया है। तो इसको लेकर हमारे पंजाब में तो इसको पंजाबी को माँ बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी मतलब कि पंजाब में कानूनी तौर पर सभी स्कूलों में पंजाबी कंपलसरी जो थी उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने ये घोषणा की थी कि उनके जो इस बार 10वीं और 12वीं के पेपर होंगे वो ऑफलाइन होंगे और होंगे भी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनका जो समय है वो 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का होगा। अच्छा, ये सारा जो उन्होंने इस पर जो चिंतन किया, एनालिसिस किया, वो कोविड की वजह से करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे वो। और ये जो पेपर हैं ये पहले तो साल में एक बार ही होते हैं फाइनल एग्जाम। बिल्कुल। इस बार फाइनल एग्जाम 2 हिस्सों में हो रहे हैं। पहले हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो होंगे मार्च और अप्रैल में। जो पहली टर्म है नवंबर दिसंबर की, उसके लिए डेट शीट जारी हुई थी। सीबीएसई ने जो डेट शीट जारी की, डेट शीट जारी की तो उसमें उन्होंने जितने भी कोर सब्जेक्ट थे, जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनकी डेट शीट जारी की। लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखी कि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो एज पर द कन्वीनियंस ऑफ स्कूल्स, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से वो अपने हिसाब से खुद उसकी माइनर सब्जेक्ट्स की डेट शीट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भारत में कम से कम 28 भाषाएं हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, जी। तो 28 क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने अलग से सूचीबद्ध नहीं किया। वो वहां पर उनकी ये गलती है सीबीएसई की। अगर दूसरी तरफ से सीबीएसई के नजरिए से देखा जाए तो टेक्निकली 28 विषयों को अगर एक डेट शीट का रूप दिया जाए तो 28 विषयों की डेट शीट के हिसाब से एग्जाम लेने में कम से कम 35 या 40 दिन लगेंगे। बिल्कुल। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 महीना, और बाकी के जो कोर सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, उसके लिए भी 1.5 महीना। तो ये 3 महीने में एग्जाम का जो एक पीरियड है वो पूरा खत्म होता, एक प्रोसेस खत्म होता। इसके लिए उन्होंने सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को कह दिया कि वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से माइनर सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का कहीं जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर पंजाब में एक जो आप घमासान कह रहे हैं वो चल रहा है। जबकि पंजाबी विषय को उन्होंने बिल्कुल भी दरकिनार या नजरअंदाज नहीं किया है, किसी भी क्षेत्रीय भाषा को नहीं किया है, लेकिन पंजाबी विषय को या किसी भी तरह की क्षेत्रीय भाषा को उन्हें अलग से एक डेट शीट में लिखना चाहिए था कि इसके लिए अलग से पेपर एग्जाम होंगे और कब होंगे, उसके लिए डेट शीट कौन डिसाइड करेगा, स्कूल करेगा या सीबीएसई करेगा। ये पूरी तरह से उन्होंने इसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। तो यहाँ पर गलती हुई, और इस गलती पर जो पंजाब में चल रहा है, इवन कि यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, उन्होंने भी सीबीएसई को कहा है कि इस पर स्पष्टीकरण दे, और सीबीएसई ने इस पर स्पष्टीकरण दिया भी है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया, स्पष्टीकरण में वही चीजें हैं कि टेक्निकली उनके लिए इतना लंबा प्रोसेस चलाना मुश्किल होता, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र से काम भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसी के साथ हम बात करते हैं अपने आगे आने वाले मुद्दे के बारे में कि चीन में एक बार फिर जो कोरोना ने अपनी वापसी दिखाई है। जी जी, एक मतलब सुनने में आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो इससे लोग काफ़ी दहशत में, क्योंकि जब पहले भी मामला आया था तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। यहाँ तक कि वहाँ की जो फ्लाइट्स भी हैं, स्कूल्स हो गए, सभी को अब बंद कर दिया गया है। जी जी। तो इसके बारे में आपको मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले जो हुआ क्या आप भी दोबारा वो दोहराएगा या क्या होगा इसके बारे में? देखिए, चीन में वैसे तो जहाँ तक हम समझते हैं, चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार है वो वहाँ की खबरें बाहर निकलने ही नहीं देती। चीन में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कभी भी पता नहीं चलता। जब पहले भी कोरोना 2019 नवंबर 2019 में
कोरोना वहां पर शुरू हुआ, तो उसकी जो शुरुआत थी वो दुनिया को पता लगी जाकर 3-4 महीने बाद, जब उसके केसेस बाहर पहुंचे। बिल्कुल। अब भी चाइना में क्या हो रहा है और ये कितने दिन पहले की बात है अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन चाइना में जो कहा जा रहा है कि उत्तरी और उत्तर पश्चिम जो प्रांत हैं वहां पर 2 प्रांतों में एक वृद्ध दंपत्ति की वजह से वहां पर ये वायरस फिर से लौटा है। और वो वृद्ध दंपत्ति जो हैं वो किसी टूर एजेंसी में काम करते हैं, वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो वो ट्रैवलिंग के दौरान ही उनको कहीं से वो संक्रमण हुआ है, वो इन्फेक्टेड हुए हैं और उससे ही आगे से लोग और ज्यादा संक्रमित हुए हैं। घरों में भी कैद होने शुरू हो गए वहां के लोग। वहां पर उसकी वजह से देखिए, पहले जब चाइना में कोरोना आया था तो चाइना ने उस बीमारी को अपनी राजधानी बीजिंग तक पहुंचने नहीं दिया था, लेकिन इस बार जो वृद्ध दंपत्ति की वजह से संक्रमण वहां पे आया है वो बीजिंग तक भी एक केस पहुंच गया है, एक केस उनको बीजिंग में भी मिला है। तो इसकी वजह से वहां पर जितने मनोरंजन स्थल हैं, सिनेमा घर हैं, वो भी सारे बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, सब शिक्षण संस्थान सब कुछ बंद कर दिए गए हैं और पूरी तरह से नई गाइडलाइंस, बहुत सख्त गाइडलाइंस, खासकर उन 2 प्रांतों में, लॉकडाउन जैसा ही हिसाब। जी, और खासकर उन 2 प्रांतों में जो बहुत ही सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है और उससे बाकी दुनिया पर क्या असर होता है। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से किसानों को लेकर अपना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं उनको अपना मतलब जो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं उनको कानूनी अधिकार है, परंतु उन्हें जो अनिश्चितकालीन जो मतलब कि सड़कें जो बंद करने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जजमेंट्स जो हैं ये पहले भी आ चुकी हैं और 1 साल होने के करीब है, बिल्कुल 11 महीने हो चुके हैं। आज 25 है, कल 26 तारीख को 11 महीने हो जाएंगे। पिछले साल 26 नवंबर से ये धरना स्टार्ट हुआ था सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर वगैरह पे। 1 साल से जो सड़कें अवरुद्ध हैं उससे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो तकलीफ हो रही है वो आम जनता को हो रही है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आए दिन कोई ना कोई याचिका दायर होती है, जो जनहित याचिका होती हैं वो वहां पर पहुंचती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन पर अपनी जजमेंट्स देते हैं। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि लोकतंत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान के अनुसार देश में किसी को भी सरकारी नीतियों या सरकारी जो भी कार्यक्रम हैं उनके खिलाफ या उनके समर्थन में अपनी बात कहने का पूरा हक है। अगर आपको नीतियों से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना विरोध जरूर दर्ज कीजिए, लेकिन कानून की सीमा में रहकर। बिल्कुल। अगर आप अनिश्चित काल के लिए सड़कों पर बैठ जाएंगे तो उससे जो प्रॉब्लम है वो आम जनता को बिल्कुल, होगी। वो तो होगी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी है, और कानून जो है वो एक सरकार का नीतिगत फैसला है, कानून का विरोध करना वो किसान भाइयों का नीतिगत फैसला है। इस पर हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी ओर से दिया गया फैसला, या फैसला नहीं है, एक जजमेंट है, उनकी तरफ से दी गई जजमेंट का भी हमें सम्मान करना चाहिए, आम जनता के हित में भी सोचना चाहिए और अपना विरोध जो है वो भी हमें जरूर दर्ज करना चाहिए। जी बिल्कुल विकास। तो इसी के साथ हर बार की तरह हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। जी विकास जी। जीवन में खुशियां और जीवन में गम, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। खुशियों को, गम को तो हम बहुत जल्दी किसी के साथ बांटने की कोशिश करते हैं, जब हमें तकलीफ होती है तो बांटते हैं, लेकिन खुशियों को बांटने में हम कई बार समय लगा देते हैं। तो जीवन में जब मिलती हैं खुशियां मिलती हैं
तो उनको अगर हम दूसरों के साथ साझा करें तो वो ही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। दूसरों दूसरे को भी खुश खुश करना, रहेंगे, बिल्कुल, दूसरों को खुश बिल्कुल। करना, उनको भी हंसाना, बिल्कुल। यही बात, उनको भी खुशी देना, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अपनी सेवा खुशी है, उनको बिल्कुल, देना, उनके साथ शेयर करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ